आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोल ही दिया ना कि जो पेंशन जो राज्य बहाल कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं। मैंने बंगाल हाँ वो उन्होंने बोल दिया, यानी वो ऑलरेडी खुद पेंशन पे बोल रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि पाप है और खुद पाप कर रहे हैं। यानी आदरणीय वो मुख्यमंत्री रहते हुए उसका जो पेंशन ले रहे हैं, प्रधानमंत्री की तनख्वाह ले रहे हैं। मजेदार बात है आपको इसमें देखिएगा कि एक तनख्वाह भी लेते हैं और पेंशन भी लेते हैं। मैंने वो प्रधानमंत्री जी का जो तनख्वाह है वो तो ले ही रहे हैं ना, और जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उसका पेंशन ले रहे हैं। इस देश का कोई भी समझदार नागरिक, इंसाफ पसंद नागरिक ये नहीं कह सकता कि अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस है या दूसरे जो भी लोग जान की कीमत पे ड्यूटी कर रहे हैं, उन लोगों को तो पूरा जीवन करके पेंशन ना मिले और एक नेता को शपथ लेते ही पेंशन का हकदारी मिल जाए। इसके पक्ष में देश में शायद कोई हो, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं होगा। केवल नेताओं को छोड़ गए बाकी पब्लिक इसके खिलाफ ही है। ये तो अभी चुनाव चल रहा है, उसमें पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम एक मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसे विपक्ष की पार्टी ने प्रमुख मुद्दा पहले दिन ही पहली कैबिनेट में वचन दिया हमको। विपक्ष पार्टी मतलब कांग्रेस? हाँ, विपक्षी कांग्रेस पार्टी, मुख्य विपक्षी दल या कांग्रेस पार्टी है, सभी इन्होंने मुख्य मुद्दा उन्होंने बनाया है। सुनिए, पेंशन को लेकर महाकुंभ चल रहा है, लेकिन आपको नेशनल मीडिया में नजर नहीं आएगा। जरा कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह हैं तो दिखाइए। हाँ सर, हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं जी नेशनल महाकुंभ के। ये पहला महेश्वर में हुआ, ये महेश्वर के जबलपुर में हुए, जबलपुर हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में। मध्य प्रदेश में भोपाल की हमारी यात्रा जारी है और हम लोग जा रहे हैं अभी सांची की ओर। चुनाव का माहौल है यहाँ, लेकिन हम लोग एक खास कार्यक्रम में आए हैं। एक आंदोलन चल रहा है देश में, वो रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। यहाँ एक कार्यक्रम होने वाला है और उसमें क्या होगा वो देखेंगे। लगातार अम्बेडकर नामा पे रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम आप सुन रहे हैं और अभी हमारे साथ डॉक्टर कमल उसरी साहब हैं, DN सिंह साहब हैं। DN सिंह साहब इस किसानी प्रतिष्ठा मंच के संरक्षक हैं और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के भी संरक्षक हैं। उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ भोपाल के रहने वाले हीरानंद नावरिया साहब हैं, पेशे से शिक्षक हैं, हाँ टीचर हैं और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के यहाँ मीडिया प्रभारी हैं। तो बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ हुए हैं। नेशनल मीडिया जिसको बोलते हैं आप, गोदी मीडिया, वो कार्यक्रम नहीं दिखाएगा। लेकिन जाहिर है हमारे जैसे लोग जो कम संसाधनों में, अम्बेडकर नामा कम संसाधनों में काम करता है, लेकिन वैसे मुद्दे जो आपको और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करे, उन मुद्दों को जरूर हाईलाइट करता रहता है। सबसे पहले हीरानंद साहब से बात करेंगे कि मीडिया प्रभारी हैं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, कि यहाँ के लोकल क्या समस्याएं हैं पेंशन स्कीम को लेकर, और ये भी पूछेंगे कि अभी हमें कहाँ लेके जा रहे हैं और क्या क्या दिखाने वाले हैं। जी स्वागत है आप सभी का। कमल भाई आपका भी स्वागत, शुक्रिया, आपका भी स्वागत है। और हीरानंद जी, आज कैमरा भी मैं खुद ही संभाल रहा हूँ जी। तो लोकल पूरे प्रदेश में और सांची विधानसभा में जी में मुख्य मुद्दा, चाहे भोपाल शहर का और राजधानी का हो जी, कर्मचारियों को सबसे बड़ा मुद्दा है ओल्ड पेंशन का, OPS का। और OPS आंदोलन मध्य प्रदेश में हम 2017 से चलाते हुए आ रहे हैं। हम 5 लोग थे यहाँ पर, लेकिन 5 लोगों ने मिल करके पूरे मध्य प्रदेश में सारे कार्यक्रम आयोजित कर करके, कोविड काल में भी हमने सोशल मीडिया का उपयोग करके डिजिटल मूवमेंट खड़ा किया यहाँ पर। तब जा करके हमने मध्य प्रदेश में एक तरीके से एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, जिसके तहत हमने जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन और करने की कोशिश की। लेकिन भोपाल में हमको आंदोलन करने की परमिशन नहीं दी। परमिशन न मिलने के कारण से हमने बिना परमिशन के आंदोलन किया और जिसके कारण से हम पे केस भी दर्ज हुए 3 साथियों पे यही मध्य प्रदेश भोपाल में। और उसका उद्देश्य ये था कि हमें पुरानी पेंशन बहाली का मुख्य मुद्दा इस चुनाव में मिले, तो उस मुख्य मुद्दा हमने इस चुनाव में बना दिया है। लगभग 6 महाकुंभ पूरे मध्य प्रदेश में हमने जगह जगह 6 महाकुंभ 6 महाकुंभ। ये सुनिए, पेंशन को लेकर महाकुंभ चल रहा है, लेकिन आपको नेशनल मीडिया में नजर नहीं आएगा। जरा कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह हैं तो दिखाइए। हाँ सर, हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं जी नेशनल महाकुंभ के।
ये पहला महेश्वर में हुआ, ये महेश्वर के जबलपुर में हुए, जबलपुर हजारों की संख्या में है। हजारों की संख्या में। और कई सारे ऐसे न्यूज आपको दिखाए जाएंगे जिसमें कुर्सियां खाली रहती हैं, लेकिन दूर से दिखा रहे हैं भीड़ बहुत है। इसमें ओरिजिनल भीड़ है, ओरिजिनल भीड़ है, हजारों की संख्या में जगह जगह, क्योंकि हमको राजधानी भोपाल में जगह नहीं दी जा रही थी। अच्छा। तो हमने यहाँ से अन्य अंचलों में जाकर के बड़े बड़े संभागीय कार्यक्रम किए, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी को आमंत्रित किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर शिरकत की। अच्छा। हाँ। और हाँ, इसके बाद जब 5 हमने महाकुंभ कर दिए, इसके बाद हमने भोपाल में एक बड़ा महाकुंभ आयोजित किया दशहरा मैदान में, जो आज़ादी के बाद से एक कर्मचारियों को पेंशन के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम था, सबसे बड़ा आंदोलन था। पूरा दशहरा मैदान हमने खचाखच भर दिया था, सिर्फ 24 घंटे के सूचना पर, क्योंकि हमको वहाँ भी परमिशन नहीं दी जा रही थी। हमने जबलपुर हाई कोर्ट से जाकर के इसकी परमिशन ली, तो 24 घंटे पहले हमने ये आह्वान किया और हजारों के कम से कम 50-60 हज़ार लोग राजधानी भोपाल में एकत्रित हुए। इसके बाद यहाँ पर ये मुख्य मुद्दा और बन चुका था चुनाव का। नहीं तो अभी चुनाव चल रहा है, उसमें पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम एक मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें विपक्ष की पार्टी ने प्रमुख मुद्दा पहले दिन ही पहली कैबिनेट में वचन दिया हमको। विपक्ष पार्टी मतलब कांग्रेस? हाँ, विपक्षी कांग्रेस पार्टी, मुख्य विपक्षी दल यहाँ कांग्रेस पार्टी है। सभी इन्होंने मुख्य मुद्दा उन्होंने बनाया है। वो जितने भी कर्मचारी संगठन है मध्य प्रदेश के, उनके पहले ज्ञापनों में प्रमुख मांग पुरानी पेंशन स्कीम ही रही है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो ये हमने मुख्य मुद्दा यहाँ बन गया है। उसी मुद्दे पर यहाँ प्रमुख मुद्दों का चुनाव यहाँ मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। लगभग यहाँ 8.5 लाख कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में जो NPS धारी हैं, और जो अभी जो हमारी पोस्टल बैलेट हुए उसमें भी इसका असर देखने को मिला है। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी, NPS धारी कर्मचारी अपने भविष्य को देखते हुए यहाँ पर OPS के पक्ष में वोटिंग की है। और पहले सबसे ज़्यादा यहाँ माहौल समझ में आया, उत्साहपूर्वक समझ में आया इस 5 सालों में, पिछले पंचवर्षीय में, जिसमें अपने भविष्य के सामाजिक सुरक्षा के लिए यहाँ पर वोट किया है। तो और इसमें खाली सरकारी लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं कि जो आम जनता है उसमें कुछ बातचीत है इसको लेकर? नहीं, सरकारी लोगों के साथ साथ उनके परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग, नाते रिश्तेदार, आम जनता में भी इसकी चर्चा हो रही। वो इसलिए हो रही कि उनके भी बच्चे आगे पढ़ लिख कर कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जब उनको रोजगार में ही अनिश्चितता रहेगी, पेंशन नहीं रहेगी, तो वो भी इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और ये मुद्दा जन जन का जन आंदोलन मध्य प्रदेश में बन गया है। अच्छा, दियन सर जी, क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम अभी केवल कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है। इस देश का कोई भी समझदार नागरिक, इंसाफ पसंद नागरिक ये नहीं कह सकता कि अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस है या दूसरे जो भी लोग जान की कीमत पे ड्यूटी कर रहे हैं, उन लोगों को तो पूरा जीवन करके पेंशन ना मिले और एक नेता को शपथ लेते ही पेंशन का हकदारी मिल जाए। इसके पक्ष में देश में शायद कोई हो, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं होगा। केवल नेताओं को छोड़ गए, बाकी पब्लिक इसके खिलाफ ही है। इसलिए ये बहुत अहम मुद्दा है पेंशन के मामले में। विजय बंधु साहब ने मुझसे कहा था जी कि न्यू पेंशन स्कीम जो है अटल बिहारी वाजपेयी लागू किए, जो कि खुद जिंदगी भर पेंशन लेते रहे। हाँ, सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और वो आखिर तक पेंशन लेते रहे। अभी मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो भी ले रहे हैं। अच्छा। और बड़ा आश्चर्य बात इस बात का है कि वो अगर पार्षद रहेगा तो पार्षद की पेंशन लेगा, MLA रहेगा MLA की पेंशन लेगा, MP रहेगा तो MP की लेगा, मंत्री होगा तो मंत्री का लेगा, और कई की पेंशन चलती रहती है। मतलब हाँ, तो एक तरीके से ऐसे होगा जैसे कोई उपहार बट रहे हों। और जो कर्मचारी पूरा जीवन देश के बॉर्डर पे या कहीं भी अपनी ड्यूटी पूरी दी, पूरी लाइफ पूरी समर्पित कर दी, उसको पेंशन नहीं, तो ये बड़ा अजीब सा है। मतलब बहुत ही पेंशन के साथ आपने निजीकरण भी तो जोड़ा है। निजीकरण, जो लोग हमारे बच्चे हैं, अगर उनको जॉब श्योरिटी नहीं होगी, प्राइवेट में ठेकेदारी पे काम करेंगे, काय का जॉब है, काय का जीवन है। इसलिए जो निजीकरण वाला मामला है वो तो युवा पीढ़ी के लिए बिल्कुल प्राणों की तरह जरूरी है। और जो बुजुर्ग लोग हैं जो अभी नौकरी करके कल बूढ़ा हो जाएंगे,
तो वो एक उनके लिए पेंशन जरूरी है। तो निजीकरण और पेंशन दोनों ही, एक युवाओं की ज़रूरत है बहुत तगड़ी वाली, और एक पेंशन जो है बुजुर्गों के लिए ज़रूरत है। तो ये समाज के जो लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चों को रोजगार चाहिए तो निजीकरण के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और अगर उनको नौकरी वोकरी करके पूरा रिटायर होकर रहना है ठीक से, तो उसके लिए पेंशन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो बताइए क्या करेंगे वो। आप किसानी प्रतिष्ठा मंच भी चला रहे हैं और निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, ओल्ड पेंशन की एनर्जी कहाँ से लाते हैं? तो एनर्जी हमारी मतलब कोई ये कोई शौक का काम नहीं है। हाँ। हमारी मजबूरी है कि जो मतलब हम ये थोड़ी हमें लेटना अच्छा लगता, हम भी लेट सकते हैं घर पे, लेकिन ये इतनी ज़रूरी है कि जो आम आदमी है, जो हमारे कर्मचारी रिटायर होंगे होते हैं जिस रेशो से 5-7 साल में इतने हो जाएंगे एनपीएस वाले, किसी को 1900 मिल रही है, किसी को 3000, किसी को 4000, किसी को 500 भी मिल रही है। तो उसे पेंशन तो कहना बेकार ही है जी। तो इतने बोलते लोग तैयार हो जाएंगे कि इतने तो भिक्षा देने वाले भी नहीं मिलेंगे। चलिए, भोपाल में हूँ, कोशिश करूंगा कि न्यू पेंशन स्कीम में अगर कुछ लोग रिटायर हुए हों, जरा उनका भी हाल चाल जानेंगे और हीरानंद साहब से रिक्वेस्ट करें कुछ लोगों से मिलवाए भी, उनसे भी जाने कि आखिर क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में। कमल भाई जी, बिहार में अभी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हुआ जी, और पूरा एक टर्निंग पॉइंट है देश की राजनीति में जी जी। और बीजेपी सरकार ने केंद्र सरकार में हलफनामा दिया था कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे जी, याद होगा आपको जी। लेकिन बिहार में जब पब्लिश कर दिया तो 2 दिन पहले गए थे, पब्लिश होने के 2 दिन पहले अमित शाह बिहार जी, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना के विरोध में कभी नहीं थे, लेकिन विरोध में नहीं थे तो समर्थन में भी नहीं थे ना। बिल्कुल सही है। तो वो जो हुआ है, क्या इसी तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम क्या लोकसभा का भी मुद्दा बनेगा? इस तरह से माहौल में देख रहा हूँ, यहाँ पर लोग बातचीत कर रहे हैं जी। कमल भाई देखिए, एक तो बहुत साफ है, जिन व्यक्ति का आपने नाम लिया वो हिटलर को अपना वारिस मानते हैं। हिटलर का प्रचार मंत्री गोबल्स था, वो झूठ को बोलता था कि बार बार तब तक बोलते रहो जब तक वो मतलब सच, मतलब इतना बोलो बार बार जब तक वो सच डरने लगे। तो वो तो साफ सी बात है, वो कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे नहीं, झूठ के अलावा दूसरा कुछ कहेंगे नहीं। पहली बात तो क्लियर है। दूसरी बात ये सच बात है कि देखिए, जो पेंशन है वो कोई भीख नहीं है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ने ये बयान दिया था, ये सरकारी कर्मचारियों के अपने परिश्रम का ही फल है। और गवर्नमेंट नौकरी में जो लोग आते थे, जॉब सिक्योरिटी, बेस सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, यानी सरकारी नौकरी में जो गरीब परिवार के लोग आते हैं तो उनको लगता है कि भाई हमारे जीवन तक का पूरा इंतजाम इसमें है, और जूझ के रात दिन काम करते हैं। और इसीलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया ना कि जो पेंशन जो राज्य बहाल कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं। मैंने बंगाल हाँ, वो उन्होंने बोल दिया, यानी वो ऑलरेडी खुद पेंशन पे बोल रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि पाप है, और खुद पाप कर रहे हैं। यानी आदरणीय वो मुख्यमंत्री रहते हुए उसका जो पेंशन ले रहे हैं, प्रधानमंत्री की तनख्वाह ले रहे हैं। मजेदार बात है, आपको इसमें देखिएगा कि एक तनख्वाह भी लेते हैं और पेंशन भी लेते हैं। मैंने वो प्रधानमंत्री जी का जो तनख्वाह है वो तो ले ही रहे हैं ना, और जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उसका पेंशन ले रहे हैं, और दूसरे कोई मैंने इस तरह का दूसरों को पापी बता रहा है। 10 लाख का सूट भी पहन रहे हैं, वो सब तो मान लीजिए है ही है, वो तो है ही है, वो सब तो बात मान लीजिए है ही है। वो तो एक तरह से कहिए, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर झूठ सिलवाने का खर्चा तो चाहिए ना, तो पेंशन से उन लोगों का अगर झूठ की मशीन रखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी खड़ा कर दीजिए तो हैंग हो जाएगी, इन मशीन भी इनका झूठ नहीं पकड़ पाएगी। इस तरह के झूठ बोलते हैं। लेकिन इस भारत में जो ये निम्न मध्य वर्ग बना है, जो आज़ादी के बाद बना और जो सरकारी नौकरी सेक्टर से बना, तो आपने बहुत अच्छा अभी सवाल किया था, जो हम लोग बिहार से जो यात्रा निकाले एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो, तो उसमें जो बिहार का नौजवान जो सबसे अधिक रेलवे नौकरी पाता है, यानी बिहार में आप जान ही रहे हैं एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सरकारी नौकरी से मध्यम वर्ग बना, वो बिहार का है। उन खेती तो कुछ बड़े लोगों के पास है, वहाँ भूमि अधिग्रहण कानून तो लगा नहीं, वहाँ जो भूमि का सुधार का कानून बहुत सारा लग नहीं पाया, तो वहाँ ज़्यादातर लोग जूझ कर रात दिन पढ़ता है, या तो अफसर बनता है या सरकारी कर्मचारी बनता है। तो वो जो निजीकरण का हम लोगों ने किया, तो भाई निजीकरण से क्या होगा, सरकारी नौकरी बंद हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि कल आप चर्चा भी कर रहे थे कि अग्निवीर का, तो एक रेलवीर भी बन रहा है। और आपने देखा जब रेलवे के निजीकरण की बात हुई, सबसे ज़्यादा आंदोलन जो है बिहार में शुरू हुआ, और वो जो निजीकरण हम लोगों ने बात किया, वो क्या खूबसूरत स्वागत किया वहाँ के बेरोजगार नौजवानों ने, जो नौजवान नौकरी के लिए रात दिन तैयारी करता है, वो उसका बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिला। इसलिए जो निजीकरण का मुद्दा एनपीएस के साथ साथ है, वो बेरोजगार नौजवानों के लिए मुद्दा है। और उसके साथ ही साथ देखिए, जो हम लोग जिनके पास खेत नहीं है, जिनके पास बहुत सारा साधन नहीं है, वो सरकारी नौकरी ही जूझ कर लगता है भाई हम कुछ किताबें पढ़ेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, एक बेहतर जीवन जी लेंगे। तो इसलिए जो वो कैसे वो सरकारी सेक्टर में आता था कि पढ़ाई बाजार के हवाले हो गई है। अब गरीब गुरबा बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे,
जब पढ़ नहीं पाएंगे सरकारी नौकरी नहीं, अब सरकारी नौकरी आपने खत्म कर दिया है, यानी फिर से आप आधुनिक गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब जो राजा और प्रजा का दौर था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब बोलते भी हैं कि हम देश को फिर से 47 की स्थिति में ला दे रहे हैं, 42 में ला दे रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं? वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं, वो बात कर रहे हैं राजा और प्रजा का। यानी आज़ादी से पहले राजा और प्रजा थे, हम लोग क्या थे? प्रजा थे साहब। तो हम जो नागरिक बने हैं, ये नागरिक बोध भी वो खींचने में हमारा छीन लेना चाहते हैं। जी जी जी, ये बड़ी लड़ाई है। खैर वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हीरानंद जी, अभी आप सांची ले चल रहे हैं? हाँ, सांची चल रहे हैं अभी। और सांची चल रहे हैं, और संभव हुआ तो वहाँ से भी कुछ वीडियो हम लोग बनाएंगे। आज कैमरा मैंने खुद संभाला है और खुद कंडक्ट कर रहा हूँ प्रोग्राम। और देखिए, रेल और सेना दो सबसे बिग संस्थान है जिसमें लाखों की संख्या में नौकरियां मिलती हैं। ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। और कमल भाई रेल के ट्रेड यूनियन से भी जुड़े हुए हैं। अग्निवीर तो आ गया सेना में जी, अब रेलवीर लाने की तैयारी है। कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेलवे के कर्मचारी हैं, रेलवे ट्रेड यूनियन के, उनके साथ में मिलूं और वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या तकलीफें हैं, उस पर भी बातचीत करूँ। फिलहाल हम लोग रास्ते में हैं सांची के, वहाँ चले कुछ वीडियोस बनाते हैं, लौट के आएंगे तो बहुत सारे लोगों से कोशिश है कि बातचीत हो। और क्या क्या मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं? जी, स्थानीय मुद्दे पुरानी, हाँ, मध्य प्रदेश के पुरानी पेंशन के साथ साथ यहाँ के शिक्षकों के और राज्य कर्मचारी जो उनके शिक्षकों का जो लगभग 3-3.25 लाख का नवीन कैडर है, उनके मुद्दा, प्रमुख मुद्दा है प्रथम नियुक्ति दिनांक से उनकी वरिष्ठता का मुद्दा। वो बहुत अनजान है, उनकी 3 बार नियुक्ति हो चुकी है। सबसे पहले 2095 में, 96 में हुई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर हमको निकाल दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के फिर 98-99 में यहाँ भर्ती हुई। एक बार नियुक्ति 95 में हुई, फिर वही भर्ती 98-99 में हुई, फिर उसके बाद फिर वही नियुक्ति हमको परमानेंट किया है 2001 में, 2003 में। इसके बाद में 98-99 के बाद 2007 में जब हमने एजिटेशन किया दिल्ली तक का, तो हमको यहाँ पर अध्यापक नए नाम देकर अध्यापक संवर्ग बना दिया। फिर उसमें भी कुछ चीज़ों से हमें वंचित कर दिया, फिर लड़ाई लड़ते गए, समझते गए धीरे धीरे, फिर एनपीएस के दायरे हमें ला दिया, जबकि हमारी नियुक्ति 2005 के पहले की है। तो एनीवेज खैर उस पे तो विस्तार से कुछ और आपके साथी होंगे, उनसे चर्चा करेंगे। और कितने लोग हैं? 3.5 लाख लोग हैं। 3.5 लाख। और मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी कब से नहीं अपॉइंटमेंट हुआ है? सरकारी नौकरी साल में वैकेंसी निकलती है? अभी 20 साल से लगभग वैकेंसी नहीं निकली, सिर्फ अतिथि शिक्षक और आउटसोर्स में कर दिया गया है। बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने 1 लाख से ज्यादा शिक्षक, 1,20,000, 1.5 लाख कितना है कमल भाई जी? बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है ना अभी 1.5 लाख। हाँ, अभी 1.5 लाख हुई। अभी तो बहुत मैंने बहुत जबरदस्त काम हुआ है इधर बीच बिहार में। जो भी सरकार, वर्तमान महागठबंधन सरकार है, इसने बहुत बड़ा काम किया है। जहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश आते हैं, जहाँ बुलडोजर का मामला है। और मज़ेदार बात है कि बिहार में हमारे उत्तर प्रदेश के जो भाजपा की सरकार है, उसके मंत्रियों के बच्चों को बिहार में नौकरी मिली है। ये मैंने है, और वो खुद वो ट्वीट कर रहे हैं। चलिए वहाँ इस पे अब जरा पहुँचते हैं और इस पे विस्तार से फिर चर्चा होगी जी। तो अपने जितने दोस्त हैं उनको बोलिए अम्बेडकर नामा देखें। ये मुद्दे जो है, नौकरियों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत में संसाधन कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित है, लेकिन जल्दी मिलते हैं और कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे और आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में क्या है स्थानीय मुद्दे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा।